नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। कक्षा 12 गुजरात बोर्ड विषय अर्थशास्त्र में आज हम शुरुआत करेंगे बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण। भारत में बेरोजगारी के प्रमाण की जानकारी आयोजन पंच के द्वारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CSO के नाम से जाना जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे और रोजगार विनिमय केंद्रों द्वारा प्रकाशित होने वाली बेरोजगारी के तथ्य से प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि भारत में बेरोजगारी का प्रमाण हमें कई संस्थाओं के द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें पहली संस्था का नाम है आयोजन पंच, दूसरा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम CSO के नाम से जानते हैं, तीसरा नेशनल सैंपल सर्वे और चौथा रोजगार विनिमय केंद्रों द्वारा प्रकाशित होने वाले बेरोजगारी के तथ्य से प्राप्त होता है। बेरोजगारी की समस्या के अभ्यास के लिए भगवती समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में भारत की बेरोजगारी का प्रमाण और जिम्मेदार कारणों को दर्शाया गया। अर्थात बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? भगवती समिति। भारत में आर्थिक विकास के दर को ऊंचा ले जाने के लिए और बेरोजगारी की समस्या के निवारण हेतु ईस्वी सन 1951 से आयोजित प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद बेरोजगारी की समस्या अधिक से अधिक तीव्र होती गई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 वर्ष की योजना, जिसे किसी भी योजना को शुरुआत किया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसे 5 वर्ष में कंप्लीट किया जाता है। भारत में प्रथम पंचवर्ष योजना के अंत में 53 लाख बेरोजगार थे, जो 5वीं योजना तक बढ़कर 304 लाख और 9वीं योजना के अंत तक बढ़कर 348.5 लाख बेरोजगार हो गए। तो आपने देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना में 53 लाख बेरोजगार थे, 5वीं योजना के अंत तक बढ़कर 304 लाख बेरोजगार हो गए और 9वीं योजना के अंत में बढ़कर 348.5 लाख बेरोजगार पाए गए। बेरोजगारों की संख्या में हुई बढ़ोतरी के लिए श्रम की आपूर्ति में हुई तीव्र बढ़ोतरी, रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी, बचत एवं पूंजी निवेश का नीचा दर, क्षतियुक्त अर्थात कमी युक्त शिक्षा प्रणाली जैसे अनेक कारण जिम्मेदार हैं। तो भारत में बेरोजगारी की संख्या जो बढ़ोतरी हुई है, उसके जिम्मेदार कारण में आपने पढ़ा कि रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी, श्रम की आपूर्ति में तीव्र बढ़ोतरी, बचत और पूंजी निवेश का नीचा दर और क्षतियुक्त शिक्षा प्रणाली। इसी को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला कारण आता है जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर। भारत में जनसंख्या का कद और जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा देखने को मिलता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा होने से देश की कुल जनसंख्या में खूब अधिक प्रमाण में वृद्धि हुई है, जिससे श्रम की आपूर्ति में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। श्रम की आपूर्ति मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन जितना काम करने वाले लोगों में बढ़ोतरी हुई, उतनी रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुई। और श्रम बाजार में रोजगार की तलाश में प्रवेश करने वाले नए श्रमिकों का प्रमाण क्रमशः बढ़ता गया, किंतु उसके सामने रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन अत्यंत मंद गति से बढ़ा, जिससे बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल होती जा रही है। एक अंदाज के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 1.70 करोड़ जितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। तो आपने देखा पहला कारण जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर। भारत एक विकासशील देश है, जहां पे लगातार जनसंख्या का कद और जनसंख्या वृद्धि बढ़ती रहती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर लगातार बढ़ते रहने के कारण सबसे पहली समस्या आती है श्रम की आपूर्ति में बढ़ोतरी।
श्रम की आपूर्ति में बढ़ोतरी अर्थात दिन पर दिन रोजगार तलाश करने वालों में नए श्रमिक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन रोजगार तलाश करने वाले श्रमिकों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन रोजगार प्राप्त करने वाले अवसरों का सर्जन बढ़ पा रहा नहीं। एकदम धीमी गति से उसमें वृद्धि हो रही है, जिसके कारण बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है। भारत में प्रतिवर्ष अर्थात हर साल 1.70 करोड़ जितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, और अगर लगातार ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या और अधिक जटिल देखने को मिलेगी। दूसरा कारण है रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी। रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास के वृद्धि दर के साथ साथ रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास के वृद्धि के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। किंतु आयोजन काल के दौरान आर्थिक विकास का दर बढ़ने के बावजूद रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन करने में निष्फलता ही प्राप्त हुई है। रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास के वृद्धि दर दोनों में संबंध है, लेकिन इन दोनों के होने के बावजूद भी रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन करने में हमें निष्फलता ही प्राप्त हुई है, जो यह दर्शाता है कि भारत का आर्थिक विकास रोजगार बिना का आर्थिक विकास की तरह दिखाई देता है। अर्थात आर्थिक विकास हो तो रहा है, लेकिन रोजगारी प्राप्त नहीं हो रही है। भारत में आयोजन के प्रथम 3 दशकों में औसत लगभग 3.5% की दर से आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 3.6% और 11वीं योजना में 7.8% होने के बावजूद भी योजना के अंत तक बेरोजगारी की दर निरंतर बढ़ती गई। अर्थात हमारे आयोजन काल के दौरान आर्थिक विकास का दर लगातार बढ़ता जा रहा है, 3.5, उसके बाद 7.6%, उसके बाद 7.8%। इतनी बढ़ोतरी होने के बावजूद हम बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी को रोक पा रहे नहीं हैं। आर्थिक विकास के योजनाबद्ध प्रयासों के बावजूद नए और पुराने रोजगार इच्छुक लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों का सर्जन नहीं किया जा सका है। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति तो आई, लेकिन यह हरित क्रांति कुछ विस्तारों तक ही सीमित रही। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों का अपेक्षाकृत कम विकास होने से श्रम की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई और रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन करने में हमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। तो हमने देखा रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी, हमारे यहाँ पर रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास का वृद्धि, ये दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, लेकिन आर्थिक विकास लगातार बढ़ते होने के बावजूद हम रोजगार के पर्याप्त अवसरों के सर्जन करने में सफल नहीं हो पाए। जैसे भारत के आयोजन के प्रथम 3 दशक में बताया गया है, आर्थिक विकास का वृद्धि दर 3.5% रहा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.6% रहा और 11वीं योजना में 7.8% होने के बावजूद भी बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी भी बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न करता है। तीसरा कारण है बचत एवं पूंजी निवेश का नीचा दर। बचत मतलब लोगों की बचाने की प्रवृत्ति और उसे बची हुई पूंजी को निवेश करने की प्रवृत्ति, इन दोनों में नीचा दर देखने को मिलता है। भारत में आयोजन के वर्षों में राष्ट्र आय में वृद्धि हुई, लेकिन साथ साथ जनसंख्या वृद्धि का दर भी ऊंचा रहा। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्र आय की तुलना में नीचे दर पर बढ़ोतरी हुई। नीची प्रति व्यक्ति आय और बोझ रूप जनसंख्या के निभाव मतलब खर्च पर होने वाले खर्च के कारण बचत एवं पूंजी निवेश का दर नीचा रहता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि भारत में राष्ट्र आय में तो वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, लेकिन साथ में जनसंख्या वृद्धि का दर भी बढ़ता जा रहा है,
जनसंख्या वृद्धि का दर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय नीची होती जा रही है, अर्थात कम होती जा रही है। वो अपने खर्च को पूरा करने में ही बचत कर पा रहे नहीं है। इसीलिए बचत और पूंजी निवेश की दर पर नीची आय देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर वो खर्च किसमें कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा करने में खर्च कर रहे हैं, और उनका प्रति व्यक्ति आय कैसा कम है। इसीलिए बचत भी नहीं करते और ना ही वो किसी चीज में पूंजी निवेश करते हैं। और पूंजी निवेश का दर नीचा रहने से उद्योग, कृषि, अन्य क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन न हो पाने के कारण बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल हो गई है। तो इस प्रकार से आपने तीसरा कारण देखा, बचत एवं पूंजी निवेश का नीचा दर। बचत और पूंजी निवेश का नीचा दर होने से उद्योग, कृषि, अन्य क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हो पाया। चौथा कारण है पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति। भारत में पूंजी की कमी है जबकि श्रम विपुल प्रमाण में है। ऐसी परिस्थिति में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अपनाना अधिक अनुकूल है, किंतु भारत में विशेष रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बड़े एवं आधारभूत उद्योगों के विकास की नीति का अमल किया गया है। हमारे भारत में पूंजी की मात्रा कम है, हमारे यहाँ पे श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अधिक अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर विपुल प्रमाण में, अधिक मात्रा में श्रम उपलब्ध है। लेकिन भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े और आधारभूत उद्योग के विकास को ज्यादा अपनाया गया। पंचवर्षीय योजनाओं में पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति के सापेक्ष यानी तुलना में श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति को कम महत्व दिया गया। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक यांत्रिकरण को अपनाया गया, जो रोजगार के अवसरों में अत्यंत मंद गति से बढ़ोतरी करता है। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन बढ़ाने के लिए, संगठित मजदूर मंडल से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कम श्रम का उपयोग हो, ऐसी उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है। रेलवे, सिंचाई, रास्ते, निर्माण कार्य एवं राज्य के अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में, सार्वजनिक अर्थात सरकारी क्षेत्रों में पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति का उपयोग बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या अत्यंत तीव्र बनती जा रही है। बेरोजगारी के अभ्यास के लिए रचित, ये लाइन आपके लिए एक एक वाक्य के लिए भी आवश्यक है। बेरोजगारी के अभ्यास के लिए रचित वेंकट रमन समिति और भगवती समिति ने भी भारत में अविवेकपूर्ण ढंग से यांत्रिकरण के उपयोग का विरोध किया है। जितना ज्यादा हम यंत्रों का उपयोग करेंगे, बेरोजगारी की समस्या और उतनी जटिल होगी, क्योंकि मनुष्य, हमारे भारत देश में श्रम प्रधान उत्पादन अधिक है और श्रम प्रधान उत्पादन के लिए यांत्रिकरण एक अभिशाप के रूप में है। इसलिए हमें यंत्रों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना की जरूरत या आवश्यकता है। पांचवा कारण है बेरोजगारी उत्पन्न होने का व्यावसायिक शिक्षा का नीचा स्तर। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के प्रमाण के लिए क्षतियुक्त, कमीयुक्त शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से जिम्मेदार है। देश में प्रत्येक क्षेत्र में बदलती कार्य प्रणाली के अनुरूप अपने आप को ढाल सके, ऐसे श्रमिकों को तैयार करने में वर्तमान शिक्षा प्रणाली संपूर्ण सफल नहीं हो पाई है। आर्थिक विकास के दर को ऊपर ले जाने के उद्देश्य से उद्योग, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में नई टेक्नोलॉजी और यांत्रिकरण को अपनाया गया है। इसीलिए इस पद्धति के अनुरूप टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखने वाले तालीम प्राप्त श्रमिकों की आवश्यकता है, किंतु इससे विपरीत स्थिति वर्तमान शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप ऐसे कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि शैक्षणिक स्तर पर व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया। तो आपने देखा कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी और यांत्रिकरण को अपनाया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है उद्योग और कृषि क्षेत्र में, उस प्रकार के श्रमिक हमें प्राप्त हो पा रहे नहीं है। और इसका एकमात्र कारण है हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जो कि क्षतियुक्त है। वह श्रमिकों को नई टेक्नोलॉजी और यांत्रिकरण के अनुसार ढाल सकने में सफल नहीं हो पाई है। शैक्षणिक स्तर पर
व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। आने वाले समय में अगर शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो शायद बेरोजगारी की समस्या और भी अधिक बढ़ सकती है। छठा, मानव शक्ति के आयोजन का अभाव। भारत में आयोजन के वर्षों में मानव शक्ति का योग्य रूप से आयोजन नहीं हो पाया। देश में वर्तमान समय में जिस प्रकार के श्रम की मांग होती है उसके संदर्भ में पर्याप्त श्रम की आपूर्ति हो, इस प्रकार से मानव शक्ति का संकलन आयोजन करने के लिए आवश्यक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया गया। देश के आर्थिक विकास में कितना और किस प्रकार के मानव श्रम की आवश्यकता है, इसका निश्चित अंदाज लगाए बिना शिक्षा का व्याप बढ़ाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष लाखों युवा शिक्षित होकर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, जिनके पास वर्तमान आर्थिक विकास के अनुरूप ज्ञान, तालीम या शिक्षा के अभाव में शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। यह मानव शक्ति के योग्य संकलन के अभाव की स्थिति को दर्शाता है। कई परिस्थितियों में रोजगार या विकास की अपर्याप्त अवसरों के कारण उच्च योग्यता व तालीम प्राप्त डॉक्टर और इंजीनियरों को योग्य काम न मिलने के कारण वे विदेश में चले जाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सोने की एक तरफी प्रवाह ड्रेन ऑफ गोल्ड भारत में से ब्रिटेन की ओर देखा गया। ठीक उसी प्रकार वर्तमान में शिक्षा रूपी धन का एक तरफी प्रवाह ड्रेन ऑफ ब्रेन भारत से विदेश की ओर दिखाई पड़ता है। यह पूरे टॉपिक का अर्थ यह है कि भारत में कहाँ पर मानव शक्ति का उपयोग होना चाहिए और कहाँ यंत्रों का उपयोग होना चाहिए, इस बात को बताता है। और भारत में कई ऐसे प्रतिवर्ष लाखों युवा शिक्षित होकर तैयार होते हैं डिग्रियां लेकर, जिनके पास शिक्षा तो है लेकिन यांत्रिकरण और नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। तालीम और शिक्षा का अभाव होने के कारण वह बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगार के शिकार हो जाते हैं। भारत में ज्यादातर लोग उच्च योग्यता या उच्च तालीम प्राप्त करने वाले डॉक्टर और इंजीनियरिंग की यह स्थिति हो जाती है कि जब उन्हें भारत में काम नहीं मिलता तो वह विदेशों में चले जाते, जिसे कहते हैं ड्रेन ऑफ गोल्ड। क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान सोने को भारत से मात्र ब्रिटेन की ओर ले जाते थे, एक तरफ ले जाते थे, जिसे हम कहते थे ड्रेन ऑफ गोल्ड। इसी तरह से आजकल भारत में उच्च योग्यता उच्च डिग्री प्राप्त करने वाले लोग विदेश जा रहे हैं, ड्रेन ऑफ ब्रेन। इस तरह से एक ही प्रकार का प्रवाह देखने को मिलता है। अगर भारत में हम सफल नहीं हो तो विदेश चले जाएंगे, दूसरे देश में चले जाएंगे। लेकिन जो उच्च योग्यता और उच्च तालीम के लोग दूसरे देश में जाकर विकास का कार्य कर रहे हैं, वह विकास हमारे देश का हो पाता नहीं है। तो उस विकास को अपने देश में हो सके, अपने देश में वो विकास कर सके, इसलिए ऐसे लोगों को रोकना हमारे देश के लिए बड़ा ही आवश्यक बनता है। अगर हम शिक्षा के साथ साथ मानव शक्ति का सही आयोजन करें, कहाँ पर हमें यंत्र का उपयोग करना है, कहाँ पर हमें मानव शक्ति का उपयोग करना है, किन क्षेत्रों में श्रम का उत्पादन करें, तो हम अच्छे तरीके से बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक हल कर सकते हैं। सातवां कारण है सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्य क्षमता। सार्वजनिक क्षेत्र था जिसका मालिक सरकार होता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में निजी क्षेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को अधिक महत्व दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संख्या और उसमें होने वाले पूंजी निवेश में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के सृजन का जो लक्ष्य रखा गया था, उस प्रकार के रोजगारी के अवसरों का सृजन करने में सार्वजनिक क्षेत्र अपनी कमजोर कार्य क्षमता के कारण सफल नहीं हो पाई। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद हमारे देश में निजी क्षेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश बढ़ाया गया, जिसके कारण हमारी इस प्रकार की इच्छा रखी गई, उम्मीद रखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का सृजन ज्यादा होगा। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का सृजन करने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। निजी क्षेत्र में
रोजगार के अवसरों के सृजन करने की क्षमता, विशेष किंतु सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र पर अंकुश लगाया गया। निजी क्षेत्र के विकास के प्रति घोर उपेक्षा की गई, जिससे रोजगार के अवसरों का पर्याप्त प्रमाण में सृजन नहीं हो पाया, जो बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। सार्वजनिक क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, इसलिए हमने निजी क्षेत्र पर अंकुश लगाया, जबकि निजी क्षेत्र को भी उस समय सार्वजनिक क्षेत्र जितना महत्व दिया गया होता तो निजी क्षेत्र के द्वारा भी रोजगार का सृजन किया जा सकता था। 8वां कारण है कृषि क्षेत्र के विकास की उपेक्षा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं। यह जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर आधार रखते हैं। कृषि क्षेत्र में अधिक आयोजन अनिवार्य है। भारत की आर्थिक विकास नीति में कृषि क्षेत्र की अपेक्षा अन्य क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया। परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र की अपेक्षाकृत कम महत्व मिलने से कृषि क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आपने देखा, और यह पहले से ही जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं और ज्यादातर जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर आधारित है। लेकिन भारत की आर्थिक विकास नीति में कृषि क्षेत्र को कोई महत्व नहीं दिया गया, उसकी उपेक्षा की गई। अन्य क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया, जिसके कारण कृषि क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था, कृषि क्षेत्र को जो महत्व मिलना चाहिए था, वो महत्व नहीं मिल पाया, जिससे कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों को पूर्ण समय के लिए रोजगार उपलब्ध हो सके, ऐसा कोई ठोस आयोजन नहीं किया जा सका है। कृषि क्षेत्र में हुई हरित क्रांति का लाभ हरियाणा जैसे कुछ राज्यों को ही प्राप्त हो सके। सार्वत्रिक रोजगार के अवसरों का सृजन, हुई जनसंख्या का कृषि क्षेत्र पर बोझ, अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा, कृषि ऋण की अपर्याप्त सुविधा, अनिश्चित अपर्याप्त वर्षा तथा कृषि क्षेत्र में रहे अन्य जोखिम के कारण भारत में कृषि क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। तो आपने देखा कि इस कृषि क्षेत्र में हरियाली क्रांति तो हुई, लेकिन वह भारत देश के सभी राज्यों में सफल नहीं हुई। भारत के कुछ ही राज्य उसका लाभ प्राप्त कर पाए, जिसमें पंजाब और हरियाणा सबसे आगे। कृषि क्षेत्र में हुई हरित क्रांति का अगर सही ढंग से उपयोग होता तो रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी होती। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र पर बोझ भी बढ़ता गया। सिंचाई की सुविधा की भी कमी आई। कृषि ऋण में भी बढ़ोतरी हुई। अनिश्चित और अपर्याप्त वर्षा के कारण भारत में हमेशा कृषि क्षेत्र का विकास जोखिम में ही रहा है। भारत की ज्यादातर जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, लेकिन कृषि क्षेत्र का संपूर्ण सार्वत्रिक रोजगार के रूप में विकास नहीं हो पाया। 9वां कारण है श्रम की मर्यादित गतिशीलता। कई परिस्थिति में श्रम की मर्यादित गतिशीलता के कारण भी बेरोजगारी की समस्या का सर्जन होता है। भारत में कई बार सामाजिक परिबल, पारिवारिक संबंध, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, जानकारी का अभाव, वाहन व्यवहार की अपर्याप्त सुविधा, आवास की समस्या जैसे अनेक कारणों से श्रम की गतिशीलता में अवरोध पैदा होता है, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या में भी वृद्धि देखने को मिलती। कई कारण हैं। गतिशीलता मतलब एक जगह से दूसरी जगह श्रमिकों को जाना, तो कई बार हम सामाजिक परिबल के कारण, पारिवारिक संबंध के कारण, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, जानकारी का अभाव, वाहन व्यवहार के अपर्याप्त सुविधा के कारण हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते नहीं हैं। श्रम की गतिशीलता नहीं हो पाती। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग गांव में, पिछड़े एवं दूर के विस्तारों में काम मिलने के बावजूद वहां जाना पसंद नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में बेरोजगार रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर व्यक्ति शहरों में ही मिले उसकी आग्रह करते हैं, यानी शहर जैसे क्षेत्रों में ही नौकरी मिले, जबकि दूसरे गांव में पिछड़ी अवस्था में वो नौकरी करना जाना चाहते नहीं है, जिसके कारण वो बेरोजगार रह जाते। इसे कहते हैं श्रम की मर्यादित गतिशीलता। अंतिम कारण आता है 10वां, अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा। ग्रामीण विस्तारों में
अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा भी बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण है। गांव में अपर्याप्त वाहन व्यवहार की सुविधा, सुविधाजनक पक्के रास्तों की कमी, शिक्षा, आरोग्य और बिजली की अपर्याप्त सुविधा के कारण ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन नहीं हो पाया है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के लिए सस्ते दर पर श्रमिक और कृषि क्षेत्र के साथ संलग्न उद्योगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है, किंतु औद्योगिक क्षेत्रों को सतत एवं पर्याप्त बिजली की सुविधा का अभाव होने के कारण लोग ग्रामीण विस्तारों में उद्योगों की स्थापना करने के तैयार नहीं रहते। परिणाम स्वरूप वहां रोजगार के नए अवसरों का सर्जन न हो पाने के कारण बेरोजगारी अस्तित्व में आती है। तो इसे कहते हैं अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा। हमारे गांव में ग्रामीण विस्तारों में पक्के रास्ते नहीं हैं, शिक्षा, आरोग्य, बिजली की कमी है, वाहन व्यवहार की कमी है, जिसके कारण लोग कृषि क्षेत्र पर ही जुड़े रहते हैं। कच्चा माल प्राप्त होता है लेकिन उसे कच्चे माल को नया रूप आकार देने के लिए उद्योग की स्थापना करने में हम सक्षम नहीं है, क्योंकि उद्योगों में बिजली की जो सुविधा है वह अभावग्रस्त है। उद्योगों के लिए जो पूंजी निवेश होना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग की स्थापना की तैयारी नहीं हो पाती, जिसके कारण रोजगार के नए अवसरों का सर्जन भी नहीं हो पाता और बेरोजगारी दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण, जिसके कुल 10 कारण हैं। आपको प्रश्न में सूचना दिया रहेगा कि कोई भी 5 कारण बताइए, या पूरे के पूरे कारण भी बताने पड़ सकते हैं, 5 नंबर में आपको आएंगे। तो लगातार विषय की मेहनत करते रहे। जिस विषय में को भी आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से मेहनत और लगन से पढ़ें, ताकि आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके।